हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज दोस्तों हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। इस चैप्टर पेपर में हर बार आता है। इस चैप्टर की हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे आज की क्लास के अंदर, और लगभग 3 से 4 क्लास में ये चैप्टर हम रिवाइज कर लेंगे पूरा का पूरा, जिसके अंदर लगभग पेड क्लास में 15 से 20 क्लास, 15 लगभग क्लास लगी थी कराने में, जिसमें हम सारे क्वेश्चन कराते हैं पेड में, आपको पता है। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल ये ज्वाइन करके रखिए। मैं इनके नोट्स के लिंक वहीं शेयर करता हूँ, तो वहां पर आपको नोट्स के लिंक मिल जाएगा, और मैंने शेयर करे भी होंगे तो वहां पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। क्लास के नोट्स चाहिए वो भी मिल जाएंगे, बुक्स चाहिए हमारी वो भी मिल जाएगी। तो हमने सब फ्री ऑफ कॉस्ट करा हुआ है, पीडीएफ फॉर्मेट में सारा मिल जाएगा आपको। और अगर आपको हमारी कोई क्लास चाहिए तो आप हमारी क्लास लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्लास आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की 2500 है, क्योंकि मैं आपको हर नए चैप्टर में स्टार्ट करने से पहले बताता ही हूँ। 2500 रुपये फीस है सिर्फ, और 2500 रुपये में हम आपको पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स सब कुछ कराएंगे, सब कुछ इंक्लूड रहेगा इसके अंदर। बाकी आप कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं। हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम, ये दो अलग अलग चैप्टर नहीं है, ये एक ही चैप्टर है। एक बार मैंने हायर परचेज पढ़ाया क्लास के अंदर, और इंस्टॉलमेंट सिस्टम के ना क्वेश्चंस, मतलब इंस्टॉलमेंट सिस्टम कराया नहीं। तो एक बच्चे का मैसेज आ गया, सर आपने हायर परचेज कराया, इंस्टॉलमेंट तो कराया नहीं। दोस्तों, हायर परचेज की जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होती है सारी की सारी, वो एग्जैक्टली सेम होती है इंस्टॉलमेंट सिस्टम की। इसलिए हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम चैप्टर का नाम तो है, पर इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिर्फ एक ही चैप्टर की हमें करनी होती है, एक ही पार्ट की करनी होती है। या तो हायर परचेज बोलो या इंस्टॉलमेंट बोलो, जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर, वो दोनों ही के लिए एप्लीकेबल रहती है, राइट। अब हायर परचेज क्या होता है, देखिए ऐसा होता है। हायर परचेज का बेसिकली मतलब ये होता है कि मार्केट में डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है, हाई है, पर उस डिमांड के लिए पूरा करने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है। आप चाहते हो कि यार मेरे पास कार हो, पर पैसा नहीं है कार खरीदने के लिए। आप चाहते हो सर मेरे पास बाइक और स्कूटी हो, पर स्कूटी और बाइक खरीदने के लिए पैसा नहीं। तो एक कॉन्सेप्ट निकाला गया है कि इंस्टॉलमेंट में पे करो, और आज के टाइम पे ये कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा बढ़ चुका है, हर एक लोग जिनके पास पैसा भी है ना, वो भी इंस्टॉलमेंट में खरीदते हैं चीजें। तो इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल by purchase to meet a higher demand of goods due to immediate cash payment. To meet this demand, concept of higher purchase is very popular in the market. मैंने अपनी कार खरीदी थी, और कार खरीदने पे मैंने पूरा पेमेंट नहीं करा था। कि मेरे पे पैसे है पूरा पेमेंट करने के लिए या नहीं है, ये अलग मैटर है। बट कार खरीदने के लिए हमने आपकी अब तक पूरा पे नहीं करा, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था। लोगों के पास जब पैसा नहीं होता और वो चाहते हैं कि यार ये चीज हमारे पास आ जाए, आजकल आईफोन खरीद रहे हैं, पैसा नहीं है, 50-50, 60-60 के आईफोन ईएमआई पे खरीद रहे हैं। तो दोस्तों, आप चाहते हो यार मेरे पास आईफोन हो, आप चाहते हो मेरे पास महंगा मोबाइल, सैमसंग सैमसंग के फोन, आप चाहते हो मेरे पास महंगा मोबाइल हो, आईफोन हो, पर मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि एट द टाइम में पूरी पेमेंट कर पाऊं। मैं धीरे धीरे पे कर सकता हूं, पर एट द टाइम पूरी पेमेंट नहीं कर सकता। और इतना अच्छा कॉन्सेप्ट निकाला गया है, जो ऑनलाइन वेबसाइट्स है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जिसके अंदर जो इंटरेस्ट होता है उसका डिस्काउंट हमें ऑनलाइन वेबसाइट दे देती है, तो हमारे को नो ईएमआई कॉस्ट पड़ जाती है। आपने नो ईएमआई कॉस्ट समझ आया होगा, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, ईएमआई का मतलब ये होता है। तो जब हमारे पास उतना पैसा नहीं पड़ा होता, आज के टाइम पे लोग के पास पैसा भी है ना, तब भी इंस्टॉलमेंट ले लेते हैं। ये कंसेप्ट जब आया था तो लोगों के पास पैसा नहीं था दोस्त, तो हायर परचेज कॉन्सेप्ट निकाला गया मार्केट के अंदर, और कहा कि आप धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट में अपनी पेमेंट कर सकते हो, और आज सामान घर लेकर जा सकते हैं। कोई भी सामान जब आप खरीदना चाहते हो वो आप भी घर लेकर जा सकते हो, और मंथली बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर आप उसकी पेमेंट कर सकते हैं। पर आपको इसमें ब्याज भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इंटरेस्ट इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि आपने पूरी पेमेंट नहीं करी, और आपको आपके बिहाफ पर बैंक आपके लिए पूरी पेमेंट करता है। क्योंकि दुकानदार, जिस दुकानदार से आप सामान खरीदते हो ना, वो दुकानदार को तो पूरे पैसे मिल जाते हैं अपने प्रोडक्ट के। मुझे एसी खरीदना है 35,000 रुपए का, मेरे पैसे नहीं है, मैंने इंस्टॉलमेंट खरीदा, तो मेरी इंस्टॉलमेंट बनी मान लो 5,000 पर मंथ की, पर दुकानदार को पूरे 35,000 मिल गए होंगे। तो हमारे ब्याह पर किसने पे करे? बैंक के थ्रू, जिस बैंक से हमने इंस्टॉलमेंट करवाई उस बैंक ने हमारे ब्याह पर पूरी पेमेंट कर दी। तो ऐसे केस के अंदर जो बैंक है वो आपके ब्याह पर पूरी पेमेंट कर देता है। तो एक इनडायरेक्टली वे में कहा जाए तो बैंक का पैसा आप यूज कर लिया, आपने बैंक का पैसा यूज कर लिया सर एसी खरीदने में,
तो बैंक आपसे इस पर ब्याज ले लेता है, इंटरेस्ट ले लेता है। और वो इंटरेस्ट तो आज के टाइम पे क्या हो गया, मार्केट में कंपटीशन इतना हो गया तो इंटरेस्ट भी सेट ऑफ हो जाता है, वो खत्म कर देता है बैंक। बस अपने फाइल चार्ज लेता है 700-800 रुपए में और उसमें काम बन जाता है उसका। तो वही कहा कि इस सिस्टम के अंदर आप जो अमाउंट है वो एंटायर अमाउंट धीरे धीरे करके पे कर सकते हैं, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली बेसिस पर आप पे कर सकते हैं, इंटरेस्ट के साथ पे कर सकते हैं। अंडर द सिस्टम गुड्स आर सोल्ड विद द फ्लोइंग कंडीशन, नीचे दिए गए कंडीशन से गुड्स बेचे जाते हैं। हायर परचेज सिस्टम या इंस्टॉलमेंट सिस्टम में नीचे दिए गई कंडीशन से गुड्स सेल आउट कर जाते हैं। पोजीशन क्या मतलब होता है, फिजिकल गुड। ऑनरशिप का मतलब है गुड्स का ऑनर कौन है। तो दो चीज हो गई, मेरे पास कार है, कार मेरे पास है, तो कार एक फिजिकल फॉर्म में मेरे पास है, तो ये पोजीशन ऑफ द कार मेरे पास है। अब मैं कार का मालिक भी हूं, ये ऑनरशिप ऑफ द कार हो गई। ठीक है जी। तो पोजीशन ऑफ गुड्स तो डिलीवर कर जाते हैं हायर परचेज सिस्टम के अंदर, पर ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं करते क्योंकि आपने पूरा पैसा नहीं दिया। तो बेसिकली हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है, हायर परचेज सिस्टम में ये होता है कि जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं, मान लो आपने कोई कार खरीदी, तो कार खरीदने पे आपको कार का पोजीशन तो मिल जाएगा, आपको कार तो मिल जाएगी, आप चला भी लोगे, सब कुछ हो जाएगा, पर आपकी कार में आप उसके ऑनर नहीं बनोगे। ऑनर कब बनोगे, जब आप उस कार की लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देते हो। तो जब तक आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी तब तक इस सिस्टम को हायर परचेज सिस्टम कहा जाता है। होप आपको हायर परचेज सिस्टम के बारे में समझ में आया होगा। फर्दर नोट से आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, जो मैंने एक्सप्लेन करा वही बातें यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, और एग्जाम्पल के साथ मैंने यहाँ पर समझाया भी था अपनी पेड क्लास के अंदर क्या होता है। इसके अंदर दो चीजें होती है, आप कैसे करते हैं, देखिए करने के लिए तरीका ये होता है कि जब आप कार खरीदने जाएंगे तो आपको पूरा पैसा आपको इकट्ठा कुछ भी नहीं देना होगा, ऐसा नहीं होता। कुछ डाउन पेमेंट आपको करनी पड़ती है शुरुआत में, और रिमेनिंग जो पैसा बन जाता है उसकी इंस्टॉलमेंट हो जाती है। इंस्टॉलमेंट के अंदर क्या जुड़ा होता है, आपके पास जो कॉस्ट है कार की वो प्लस इंटरेस्ट जुड़ा होता है। तो यहां पर आपके पास निकाला जाता है दूसरी। तो ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई थी। इसके बाद आप ये थियोरिटिकल पार्ट भी पढ़ सकते हैं। एक ऊपर की चीजें बता देता हूं, देखिए हायर परचेज सिस्टम के अंदर पोजीशन ऑफ द गुड्स तो ट्रांसफर कर देते हैं ऑनर पर्सन को। जैसे मैंने कार खरीद कर लेकर आया इंस्टॉलमेंट में ईएमआई पर, तो मेरे को कार तो मिल जाएगी, पोजीशन तो मिल जाएगा, पर अभी मैं कार का ऑनर ही बनूंगा जब तक मैं लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ना कर दूं। इंस्टॉलमेंट सिस्टम के अंदर क्या होता है, ऑनरशिप और पोजीशन दोनों ही ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये मेन डिफरेंस होता है, बाकी डिफरेंस आप खुद से पढ़ लीजिएगा। यहां पर थ्योरेटिकल पार्ट में नहीं समझाने आया हूं, मैं आपको समझाने आया हूं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल एक्सपर्ट से चीजें, क्योंकि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है वो प्रैक्टिकल एक्सपर्ट आता है, और रिवीजन में मुझे वो कराना है जो पेपर में आता है। बाकी आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो नोट्स ऑलरेडी मैं गूगल ड्राइव डाल चुका हूं, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। बुक्स एंड नोट्स सर्च कर लीजिएगा, वहां पर लिंक मिल जाएगा और आपको सारे नोट्स वहां पर मिल जाएंगे। अब दो पर्सन होते हैं, एक होता है हायर वेंडर। हायर वेंडर कौन होता है, सेलर। एक होता है हायर परचेजर, कौन होता है, हम लोग जो परचेज कर रहे हैं। तो सेलर और बायर होता है। अब यहां पर दो तीन चीजें होती है जो आपको समझना है, टर्म्स। पहला है कैश प्राइस। कैश प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेलर की कॉस्ट क्या आई और सेलर ने अपना जो मार्जिन जोड़ा वो। इंस्टॉलमेंट के अंदर क्या होता है, इंस्टॉलमेंट और हायर परचेज सेम ही चीज है। इंस्टॉलमेंट के अंदर और हायर परचेज में क्या होता है, जब हम कहते हैं ना इंस्टॉलमेंट, तो वही हमारा हायर परचेज प्राइस होता है। तो इंस्टॉलमेंट के अंदर क्या है, एक तो कॉस्ट प्रॉफिट जो सेलर का वो तो है ही, प्लस इंटरेस्ट जो बैंक लेगा। तो हायर परचेज प्राइस क्या हो जाएगा, हायर परचेज प्राइस आज के बाद सुना ऐसा बोलेंगे कि जो इंस्टॉलमेंट और प्रॉफिट है उसको क्या नाम दिया, कैश प्राइस। इंस्टॉलमेंट और सॉरी कॉस्ट और प्रॉफिट को क्या नाम दिया, कैश प्राइस बोला, कॉस्ट और प्रॉफिट। तो हम कहेंगे कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट मिलकर क्या बन जाएगा, हायर परचेज प्राइस। तो हायर परचेज प्राइस कैसे बनेगा, कॉस्ट और प्रॉफिट मींस कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। लेट सपोज कि आपने 1,00,000 रुपए का आपके पास गुड्स था, उसमें 10,000 का आपने ब्याज दिया, तो 1,10,000 हो गया। तो ये हायर परचेज प्राइस हो गया जो आपको पे करना है, राइट। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने कोई बाइक खरीदी 1,00,000 रुपए की, उसमें डाउन पेमेंट करी 20,000 रुपए और 80,000 रुपए की 5 इंस्टॉलमेंट बना ली। तो 80,000 की 5 इंस्टॉलमेंट बना ली मैंने, तो कितनी कितनी बन गई, तो जितनी बन गई 16,000 बन गई, और 16,000 में ब्याज जुड़ेगा। 16,000 में बैंक इंटरेस्ट भी लेगा क्योंकि हम उसका पैसे का यूज कर रहे हैं। तो जो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल होगा उस दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा, इंस्टॉलमेंट बन जाएगा, राइट। क्या बन जाएगा दोस्त, इंस्टॉलमेंट। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, इसकी अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले 4 केस होते हैं जो हमें समझने हैं। वो केस अगर आपने समझ लिए तो आपको मेन क्वेश्चन जो होता है हमारा अकाउंटिंग मेन क्वेश्चन, उसमें जो कैलकुलेशन आएगी वो आसान होगी। उन चारों में से एक केस, चारों केस में से एक केस आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है। पहला केस कहता है कि मान लो क्वेश्चन के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, टोटल कैश प्राइस। टोटल कैश प्राइस बोले तो
जिसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जुड़ा होता है सेलर का, कैश प्राइस बोलेंगे उसको। एन इंस्टॉलमेंट इज गिवन, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, इंस्टॉलमेंट बता रखी है क्वेश्चन के अंदर, और आपको दे रखा है कैश प्राइस जो कि मेन प्रिंसिपल अमाउंट आप कह सकते हैं वो। तो तीनों चीज आपको दे रखी है, तो आपसे बोलेगा भाई इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखाओ। तो ऐसे केस के अंदर हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये चारों केस मैं आपको समझाता हूं। एग्जांपल ये लिखा हुआ है, आंसर में कराता हूं, राइट, आंसर भी लिखा हुआ है पर मैं आंसर आपको करा के दिखाता हूं जिससे आपको एक एक केस समझ में आ जाए। तो देखो क्या लिखा है, हमें क्वेश्चन के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा, टोटल कैश प्राइस गिवन है, जो प्रिंसिपल होता है मेन प्राइस, एंड इंस्टॉलमेंट भी बता रखे जिसके अंदर, अच्छा एक बताओ इंस्टॉलमेंट के अंदर क्या चीज जुड़ी होती है, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। तो यही इंस्टॉलमेंट के अंदर जो इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है इसी के अंदर इंटरेस्ट है, वो निकालना है हमें। तो कैलकुलेट करा है, इंटरेस्ट निकालो, ठीक है जी। कैलकुलेट क्या कह रहा है, इंटरेस्ट निकालो। लेट सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसी क्वेश्चन के अंदर कार हमने परचेज करी जिसका टोटल कैश प्राइस था 9 लाख रुपए, ठीक है जी। कार का टोटल प्राइस क्या था, 9 लाख रुपए था, जिसमें हमने 1,80,000 की डाउन पेमेंट करी और बाकी की हमने इंस्टॉलमेंट बना ली, बना ली, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। तो ऐसे केस के अंदर इस क्वेश्चन से इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट कराएगा, केस नंबर 1 है। इसके बाद हमारा केस नंबर 2 भी आएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड इंटरेस्ट पार्ट, आपको इंटरेस्ट वाला पार्ट निकालना है। और इंटरेस्ट वाला पार्ट मैं वैसे भी निकाल सकता हूं डायरेक्टली करके, कैसे निकालूंगा देखो, इंटरेस्ट वाला पार्ट मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं, बट कहानी ये है कि हमें डायरेक्ट नहीं, हमें इंस्टॉलमेंट के अंदर क्या इंटरेस्ट जुड़ा हुआ वो निकालना है। देखिए 9 लाख रुपए की हमारी, इधर देखो 9 लाख रुपए की हमारी क्या है, कैश प्राइस है। टोटल कार कितने की थी, 9 लाख की थी, 9 लाख की मेरे पे टोटल कार थी। 1,80,000 तो मैंने डाउन पेमेंट कर दी, मतलब इमीडिएटली कैश दे दिया, तो उस पर तो ब्याज होता नहीं, हटा दो। अब बाकी जो अमाउंट बचा है 7,20,000, इसका इंस्टॉलमेंट मैंने करा और इसकी 3 इंस्टॉलमेंट करी, ठीक है जी। अब मुझे पता है जो इंस्टॉलमेंट होगा उसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ये कैश प्राइस बोले तो प्रिंसिपल अमाउंट ये वाला, ये 7,20,000 में तो इंटरेस्ट अभी जुड़ा नहीं है। जब इसकी इंस्टॉलमेंट करूंगा 3, तो 3 इंस्टॉलमेंट कितनी आती है, 3 से डिवाइड करो तो 240 आनी चाहिए। पर क्या 240 आ रही है, क्या नहीं आ रही, इसका मतलब इस 240 के अंदर कुछ ना कुछ ब्याज जुड़ा हुआ है। तो एक काम करते हैं, हमारा टोटल 7,20,000 का हमने लोन करवाया, बेसिकली ये 7,20,000 का हमने लोन करवाया, और हमें 3 सालों में कितना कितना पे करना है, 3,40, 3,00,000 और 2,16,920 रुपए। तो अगर हमें पे करना था 7,20 और हमने इसका करवाया इंस्टॉलमेंट सिस्टम, तो उस इंस्टॉलमेंट सिस्टम में ब्याज जुड़ा होगा, तो हमें पे करना था 7,20, इसमें इंटरेस्ट नहीं जुड़ा हुआ प्रिंसिपल, और टोटल हमने पे कितना करा, इतना करा। तो इतने का में से इतना माइनस कर दो, आपका आ जाएगा ब्याज 3,40,000, 3,00,000 और 2,16,920। तो हमने इंस्टॉलमेंट के हिसाब से कितना पे करा, 8,56,920, और पे कितना करना था हमें, 7,20,000 जो प्रिंसिपल था। तो हमने कितना ब्याज भरा, 1,36,920 रुपए का ब्याज भरा। डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ, क्या है इसमें भाई, 7,20 पे करना था, हमने इतना पे करा, तो इसके अंदर ब्याज भी जुड़ा हुआ है, तो 7 इसमें टोटल करा, टोटल इतना पे करा, 7,20 माइनस करो, ब्याज निकल आ जाएगा, इंटरेस्ट निकल जाएगा। पर इंटरेस्ट इसमें कितना है, इसमें कितना है और इसमें कितना है, ये निकालना है आपको। वो निकालेंगे कैसे, इधर देख लो, इधर देखिए, ये तो निकला हुआ है पर मैं इसका टोटल करके दिखा रहा हूं। क्या आता, 1,36,920, ठीक है ना, 72,000, 45,200, 19,720, 1,36,920। क्लियर है जी, समझ में आ गया। सिंपल है इंटरेस्ट निकालने की कैलकुलेशन, बट हमें हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट दिया वो तो एक बार यहीं पर समझ लो आप, ये मैंने कर ही दिया है तो यहीं पर समझ लीजिए आप। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्मेट समझ लिए क्या है, साल का शुरू कब होता है, ईयर, ओपनिंग कैश प्राइस कितना था, इंस्टॉलमेंट कितना था, कैश प्राइस कितना हो गया रिमेनिंग, इसके बाद इंटरेस्ट कितना और क्लोजिंग कैश प्राइस कितना हो जाएगा। क्लोजिंग कैश प्राइस का मतलब जो बच गया रिमेनिंग। स्टार्टिंग कैसे करेंगे, 2001 में हमने 9 लाख रुपए की कार खरीदी जिसमें 1,20,000 80,000 की डाउन पेमेंट करती, कितनी की, 80,000 की, 1,80,000 की डाउन। कैश प्राइस का मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब है कि इतना हमारा प्रिंसिपल है, इतना हमारा ब्याज है, टोटल हमारा ये रहा, सॉरी इतना प्रिंसिपल है, इतना ब्याज है, टोटल ईयर। समझ में आ रहा है, जो 3,00,000 का हमने इंस्टॉलमेंट पे करा है उस 3,00,000 के 40,000 की इंस्टॉलमेंट में कितना हमारा प्रिंसिपल और कितना हमारा ब्याज निकल कर आता है वो आपसे पूछ रहा है। तो आइए मैं इसको करा ही देता हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा आपको, देखने में क्लियरिटी नहीं मिलेगी, मैं इसको करा ही देता हूँ। चलिए सबसे पहले क्या आएगा, ईयर,
ओपनिंग कैश बैलेंस, ओपनिंग कैश बैलेंस के बाद आएगा इंस्टॉलमेंट्स। देखिए ये इंस्टॉलमेंट जो है ना, इसमें क्या जुड़ा हुआ है, इसी में जुड़ा हुआ है ब्याज। तो इसके दो हिस्से होंगे, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट जिसको हम कैश प्राइस बोलते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में लेके रहा हूं प्रिंसिपल, और उसके बाद यहां पर आएगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बाद लास्ट में आएगा क्लोजिंग। क्लोजिंग बैलेंस का मतलब है कि हमने पहली इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद हमारे पास कितना अब और पे करना है, वो बैलेंस बच गया। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेट। समझ में आया? ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या है, जिसपे ब्याज लगेगा। क्लोजिंग बैलेंस का मतलब है इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद कितना बैलेंस हमारे पास रह गया। तो ये हमारा पहला साल, हमने सबसे पहले 9 लाख रुपए का खरीदा, सिंपल है, 9 लाख का खरीदा, 1,80,000 की डाउन पेमेंट करी, ठीक है, प्रिंसिपल कुछ नहीं, इसका कुछ नहीं, और हमारा 1,80,000 की डाउन पेमेंट करने के बाद कितना पैसा हमें और पे करना है, 7,20,000 पे करना है, ठीक है नहीं। अब इसकी चलेगी इंस्टॉलमेंट। ये जो क्लोजिंग है वही यहाँ पर ओपनिंग आ जाएगा अगले साल। अगले साल से अब हम क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। अब इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए 7,20,000 पे ब्याज लगेगा, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है। अगर 7 लाख, अच्छा सुनो, सबसे पहले तो ये करो कि जो आपको इंस्टॉलमेंट गिवन है ना क्वेश्चन के अंदर, वो डालो पहले तो। इधर आ जाओ, क्वेश्चन का है इंस्टॉलमेंट गिवन है 3,40,3 और 2,16,920। 3,40,000 की पहली इंस्टॉलमेंट है, 3 लाख की दूसरी इंस्टॉलमेंट है, और 2,16,920 की तीसरी इंस्टॉलमेंट है। अब मैं ये चाहता हूं कि जो मैंने इंस्टॉलमेंट भरी है 3,40, इसमें इंटरेस्ट कितना है और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, राइट। अब 3,40 है तो 7,20 में पहला ब्याज लगेगा ना भाई। मेरे का ब्याज कब लगेगा, जितना अमाउंट मेरा बकाया होगा, आउटस्टैंडिंग होगा, इंटरेस्ट तो उसी पे लगता है। तो 7,20,000 में अगर 10% का ब्याज लगेगा तो ब्याज होना चाहिए 72,000 रुपए। तो अगर 3,40,000 में 72,000 आपके पास अगर इंटरेस्ट है तो बाकी रिमेनिंग क्या बच जाएगा सर, बाकी रिमेनिंग प्रिंसिपल बच जाएगा। तो 3,40,000 टोटल इंस्टॉलमेंट पे करी, जिसमें 72,000 रुपए ब्याज है, तो 2,68,000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, 2,68,000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट। अब इस बात का ध्यान रखिएगा भाई, ये 7,20,000 क्या है, प्रिंसिपल ही तो है। ये 7,20,000 क्या, इसमें इंटरेस्ट जुड़ा है, नहीं। 7,20 में से मैंने 2,68 पे कर दिए, क्योंकि ब्याज तो एक एक्स्ट्रा अमाउंट होता है जो आप पैसे को यूज करके पे करते हो। तो आप 3,40 पे करें ऐसे नहीं कहोगे, 7,20 में ब्याज थोड़ा जुड़ा हुआ है दोस्त। 7,20 क्या है, 7,20,000 क्या है, एक प्रिंसिपल है। तो यहाँ पर क्या माइनस होगा, प्रिंसिपल ही, राइट। तो 7,20,000 टोटल अमाउंट पे करना था, इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट अलग से पे करूंगा। तो इसमें से मैंने प्रिंसिपल वाला पार्ट कितना पे करा, 3,40 तो मैंने टोटल पे करा, इसमें प्रिंसिपल वाला पार्ट कितना पे करा, 2,68,000, 2,68,000 पे करा, 4,52,000 अभी और पे करना है मुझे, और इस पे जो ब्याज लगेगा वो अलग पे करना है। अब ये हमारा तीसरे साल में क्या आएगा, 4,52,000 हमें पे करने हैं। अब इस 4,52,000 का 10% फिर से ब्याज लगेगा इस पे, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है उस पे। तो इसका 10% हमने कैलकुलेट करा, ये आ गया 45,200। तो मैं कहूंगा 45,200 का ब्याज आया। तो 3 लाख में से 3 लाख टोटल पे करा, 45,200 ब्याज आया, 2,54,800 आपके पास, 2,54,800 आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है इस 3 लाख के अंदर जो हमने पे कर दिया। अब 4,52,000 में से 2,54,800 पे करूंगा, तो अभी कितना पे करना है, 19,720 पे करना है। ओहो, 19,720 नहीं, 19 लाख, 19 लाख भी नहीं, 1,97,200 इतना रिमेनिंग पे करना है। 1,97,200 में इस पे फिर से ब्याज लगेगा, इस पे 10% का फिर लगा दो, 19,720, ये रहा आपका प्रिंसिपल अमाउंट। तो इतना अगर पे करा तो इतना प्रिंसिपल अमाउंट है, तो बाकी क्या बच जाएगा, 2,16,920 में से माइनस करेंगे 19,720, तो आपके पास आएगा 1,97,200 जो प्रिंसिपल होगा। बिल्कुल सही बात है, आ गया भाई। आपको इतना पे करना था ना 1,97,200, तो 1,97,200 हम प्रिंसिपल पूरा पे करेंगे, लास्ट के साल में तो पूरा पे करेंगे, और इस पे मिलने वाला ब्याज कितना होगा, 19,720। तो इन दोनों को जोड़ कर बन जाएगा इंस्टॉलमेंट अमाउंट, और यहाँ पर आ गया नील, खत्म। तो इस तरीके से निकाला जाएगा। कब ये केस कब आ जाता है, ये केस कब आएगा, जब आपको कैश प्राइस गिवन हो, इंस्टॉलमेंट गिवन हो, और आपको रेट गिवन हो। जब ये तीनों चीज गिवन होगी तब ये केस अप्लाई होगा। ये होगा केस नंबर 1। ऐसे 4 केस है। अब आ जाते हैं दूसरे केस पर। आ गया, रिवाइज हो गया, क्लियर हो गया, रिवीजन हो गया, ठीक। केस नंबर 2 कहता है कि जब व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट आर गिवन बट टोटल कैश प्राइस इज नॉट गिवन। अब आपको इंस्टॉलमेंट तो गिवन है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है, अब कैश प्राइस आपको गिवन
नहीं है। तो ऐसे केस के अंदर कैसे निकाला जाएगा, तो आपसे पूछ रहा है भाई एक तो टोटल कैश प्राइस आपको कैलकुलेट करना है और इंटरेस्ट कैलकुलेट। अब पहले वाले में और इस वाले में फर्क क्या हुआ, ये दोनों अब भी गिवन है पर इस बार ये गिवन नहीं है कैश प्राइस, और इंटरेस्ट तो आपको निकालना ही था। ठीक है जी, ये इंटरेस्ट नहीं है, इंस्टॉलमेंट है, ये इंस्टॉलमेंट गिवन है, रेट गिवन है, कैश प्राइस गिवन नहीं है और इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो अब हमें दो चीज कैलकुलेट करनी होगी, ये जो कैश प्राइस है वो, और आपका जो इंटरेस्ट उस इंस्टॉलमेंट के अंदर है वो कैलकुलेट करना है। आइए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने एक कार परचेस करी जिसका टोटल कैश प्राइस 3.5, यहाँ टोटल कैश प्राइस नहीं होगा दोस्त, टोटल कैश प्राइस तो निकालना है ना, ये नहीं होगा। ये पता है पेपर मैंने क्लास में करवाया था, पहले मैंने ये क्वेश्चन देकर ना पहले वाले केस से करवाया था, फिर मैंने इस क्वेश्चन से कैश प्राइस हटा दिया था और मैंने कहा था अब दोबारा करना है सेकंड केस से। तो ये मेन वाला है, ठीक है। देखिए नीचे ये मैंने पहला वाला केस से कराया, उन्होंने स्टूडेंट ने लिखा नहीं वो दूसरा केस। क्या हुआ था पेड क्लास के अंदर मैंने क्या करा था, पहले मैंने सेम पहले वाला एग्जाम्पल बनाया था और उसके अंदर मैंने फिर से पहले वाले पार्ट से क्वेश्चन कराया, राइट। अब उसके बाद मैंने क्या कहा, अब मान लो अगर ये 3,50,000 क्वेश्चन में नहीं गिवन होता, टोटल कैश प्राइस नहीं गिवन होता, तो अब उस केस के अंदर कैसे निकाले। तो फिर मैंने ये सेकंड वाला केस कराया, तो उसने पहले वाला केस उतार दिया, सेकंड नहीं उतार पाई, कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा करा देता हूँ, मतलब करा देता हूँ। मतलब बेसिकली क्वेश्चन के अंदर आपको 3-4 चीजें गिवन होगी। सबसे पहले आपको देखा दिया होगा, देखो एक तो टोटल कैश प्राइस कितना, वो गिवन ही नहीं होगा आपको, इंस्टॉलमेंट गिवन होगी पहले साल की, दूसरे साल की और तीसरे साल की। सर इंस्टॉलमेंट कितनी है जरा देखिए, 1,30, 1,20 और 1,10, 1,30, 1,20 और 1,10,000। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखा है जो कि 10% है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, डाउन पेमेंट आपको दे रही है 50,000। अब एक चीज ध्यान समझिएगा, ये आपको दे रखा है और आपसे कह रहा है फाइंड करो कैश प्राइस, टोटल कैश प्राइस, और आपको फाइंड करना है इंटरेस्ट। ये दो चीज आपको फाइंड करनी है। अब टोटल कैश प्राइस कैसे निकालेंगे, देखो टोटल कैश प्राइस का मतलब होता है वो पेमेंट जो एक्चुअली कार की है। कार कितने की थी मुझे नहीं पता, यही नहीं गिवन है, पर मुझे पता है डाउन पेमेंट दे रखी है आपको 50,000 रुपए, मतलब 50,000 टोटल कार की डाउन पेमेंट में जुड़ता है। इधर देखो क्वेश्चन में देखो, जब मैं आपको पहला वाला क्वेश्चन करा रहा था तो पहले वाले क्वेश्चन में 9 लाख की कार पेमेंट थी, तो 1,80,000 डाउन पेमेंट करा था, तो 7,20 हुआ। अब ये 7,20 कैसे निकला, 2,68 पहली इंस्टॉलमेंट की उसमें से निकाला, इसमें से 2,68 निकाला, फिर इसमें से 2,54 निकाला, इसमें से ये आपके टोटल प्रिंसिपल अमाउंट आ गया, इसको जोड़ लो 7,20 आएगा, फिर मैं इसमें ऐड करूंगा 81, तब आ जाएगा मेरा कैश प्राइस, यही रहा होगा। इसका मतलब मुझे क्वेश्चन में क्या करना है, अगर आपको कैश प्राइस निकालना है तो मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए, मुझे जो इंस्टॉलमेंट मैं कर रहा हूं, जो इंस्टॉलमेंट मैंने करी, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट ढूंढना है, कैश प्राइस इसको बोलते हैं हम। वो अगर मिल जाए, इसमें से इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट हटा दूंगा तो मुझे कैश प्राइस मिल जाएगा, और जैसे कैश प्राइस मिलेगा उसको जोड़ दूंगा। जोड़ने पर कैश टोटल कैश प्राइस नहीं आएगा, उसमें फिर डाउन पेमेंट भी जोड़ूंगा, इनको जोड़ने में तो 7,20 आएगा, फिर डाउन पेमेंट जोड़ूंगा तब आएगा मेरे पास। तो मेरा पर्पस क्या होगा अब निकालना, मेरा पर्पस ये होगा कि जो ये है ना इंस्टॉलमेंट, इन इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना है वो हटा देता हूं, तो मेरा टोटल कैश प्राइस मेरा वो आ जाएगा, आपके पास कैश प्राइस आएगा सभी उसमें से, तो प्रिंसिपल आ जाएगा टोटल, इन तीनों प्रिंसिपल जोड़ दूंगा प्लस डाउन पेमेंट जोड़ूंगा तो टोटल कैश प्राइस। तो पर्पस क्या होगा, सभी तीनों चीजों का क्या हटाना है, इंटरेस्ट अलग कर दो और प्रिंसिपल अमाउंट अलग कर दो, फिर प्रिंसिपल अमाउंट को जोड़कर डाउन पेमेंट में जोड़ देना, टोटल कैश प्राइस आ जाएगा। अब कहानी क्या है कि इस तरीके समझिएगा, देखिए अगर टोटल कैश प्राइस को मैं 100 मान लू, लेट सपोज करूं कि ये अपने आप में 100% है, और इस पे अगर मैंने क्या करा, इंटरेस्ट जोड़ा 10% का, इंटरेस्ट एट द रेट 10% जोड़ा है, 100 का 10 रुपए आया, तो मतलब जो मेरा इंस्टॉलमेंट है वो 110 के बराबर रहा होगा। सिंपल सी बात मैं कह रहा हूं, कुछ नहीं कहा मैंने, कहा अगर मान लो जो मेरा प्रिंसिपल है वो 100 के बराबर है और उस पर मैंने 10% का ब्याज जोड़ा है, तो जो मेरा इंस्टॉलमेंट होगा वो 110 के बराबर होगा, मतलब ये सारे इंस्टॉलमेंट कितने के बराबर है, 110 के बराबर। अब कहानी कुछ इस तरीके समझिएगा, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम समझना क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो 7,20 होता है ना, पहली इंस्टॉलमेंट जो होती है
वो पहले रिमेनिंग कैश प्राइस पर निकलते हैं। कौन सा वाला कि 9 लाख में से डाउन पेमेंट करी तो टोटल जो कैश प्राइस आएगा उस पर दे रखी है। अब मुझे ये दे रखा है, मुझे क्वेश्चन में ये दे रखा है, तो इसको इसको 340 में इंटरेस्ट कितना आया, ये इंटरेस्ट निकालने के लिए मैंने क्या करा, 720 में से 10% निकाला था ना, 720 में से निकाला था 10%, इस पे तो निकाला था 10%, 720 से निकाला था, 720 से 10% निकाला तभी आया। मतलब अगर मुझे पहले साल की इंटरेस्ट चाहिए तो मुझे पहले साल का जो रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो चाहिए होगा, और वो निकलता है टोटल ओपनिंग कैश बैलेंस में से डाउन पेमेंट माइनस करने के बाद। अब मुझे यही गिवन नहीं है तो ये निकलेगा नहीं। तो अब लास्ट में आ जाते हैं, लास्ट में क्या हुआ, लास्ट से स्टार्ट करेंगे इस वाले में। इधर मेरे को इधर निकालने, ये निकालने के लिए ना, मुझे ये निकालने के लिए मुझे टोटल कैश प्राइस चाहिए सर, क्योंकि ये निकालने जब ये आएगा तभी मैं पहले साल का इंटरेस्ट निकाल पाऊंगा 10% करके, राइट। अब वो मेरे को दे नहीं रखा, क्योंकि ये नहीं दे रखा तो माइनस करके ये भी नहीं आएगा। अब लास्ट वाले में क्या हुआ, लास्ट वाले में क्या होता है, लास्ट वाले में ये इस पर 10% निकालते हैं। लास्ट वाले में क्या होता है, इस पर 10% निकालते हैं, 19,720 और 19,720 और प्रिंसिपल दोनों जोड़कर क्या बनती है लास्ट की इंस्टॉलमेंट। तो जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होती है ना, लास्ट वाली, उस वाले में क्या होता है, ब्याज जुड़ा होता है 10% का और प्रिंसिपल जुड़ा होता है। तो अगर मैं ये कहूं लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट के अंदर 10% का ब्याज और प्रिंसिपल जुड़ा हुआ है, तो मैं अगर ये कहूं कि अगर मैं इसको ऐसे निकालूं, पहले थर्ड ईयर वाली इंस्टॉलमेंट ले लो, थर्ड वाली ईयर वाली इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट निकालो, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर जो 1,10,000 रुपए है इस पे इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है ना, लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट के अंदर प्रिंसिपल भी जुड़ा हुआ है, इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है। अब लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों जुड़ा है, तो मैं क्या होता हूँ, अगर ये 1,10,000 रुपए है इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है तो 110 के बराबर होगा एज कम्पेयर टू दिस, और मुझे किसके बराबर चाहिए, इंटरेस्ट के बराबर। तो अगर मैं इसको 110 से डिवाइड कर दूं तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा जो कि आया 10,000 रुपए। तो पहले साल से नहीं निकाला मैंने, अब मैं आपको रीजन दूंगा पहले से क्यों निकाला, लास्ट से क्यों करा। 1,10,000 में से मैंने 10 से 110 से डिवाइड 10 से मल्टीप्लाई करा, मेरा ब्याज आ गया, तो ब्याज आ गया तो उसमें प्रिंसिपल कितना होगा, कैश प्राइस कितना होगा, कैश प्राइस होगा 1,10,000 में से 10,000 का ब्याज माइनस कर देंगे, 1,00,000 आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहां पर ये क्लियर हो गया जी थर्ड। अब मैंने थर्ड से क्यों चालू करा उसका रीजन में दूंगा अभी थोड़ी देर में, बट आपको ये क्लियर हो गया कि यहां से 10,000 इंटरेस्ट आ गया और ये आ गया। इसी तरीके से हमने सेकंड भी और थर्ड भी निकाला। अब सेकंड ईयर पे आ जाते हैं। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको जो 1,20,000 है, आपका जो 1,20,000 है इसमें 110 इंटू 10 नहीं करना होगा। रीजन क्या है कि जब हम सेकंड ईयर का ब्याज कैलकुलेट करते हैं, सेकंड ईयर का जब मैं इंटरेस्ट निकालता हूं वो 4,52,000 पे निकलता है, और 4,52,000 के अंदर थर्ड ईयर का जुड़ा होता है। सेकंड ईयर में जब मैं इंटर अमाउंट निकालता हूं 4,52,000 पे निकालता हूं, परसेंटेज किस पे अप्लाई करता हूं, अच्छा थर्ड ईयर में परसेंटेज डायरेक्ट लास्ट वाले पे अप्लाई हो जाती है, पर सेकंड वाले इंस्टॉलमेंट में परसेंटेज इस पे अप्लाई होती है। और ये निकालने के लिए आपको ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जोड़ना होता है, तब आता है। मतलब सेकंड ईयर का इंटरेस्ट 2,54,800, सेकंड ईयर का प्रिंसिपल और ये 1,57,200, तब आता है 4,52,000। मतलब अगर मैं सेकंड ईयर का ब्याज निकालूंगा तो मुझे थर्ड ईयर का भी उसके अंदर ऐड होता है। सर ये 4,52,000 में थर्ड ईयर का ऐड है, या आप ऐसा कह लो कि 3,00,000, हाँ 2,54,000 ये और प्लस ये इसमें ऐड है, इन दोनों को मिलाकर इसके अंदर जुड़ा हुआ है। तो मतलब सेकंड ईयर का निकालते टाइम, सेकंड ईयर का जो ब्याज निकालते हैं उसमें थर्ड ईयर का कैश प्राइस जुड़ा होता है। अभी तो ऐसा करो ना, देखो आपने 1,00,000 का सामान खरीदा, उस पर 10% का ब्याज है 10,000 रुपए, फिर आया आपके पास और आपने 10,000 का ब्याज भरा, 10,000 रुपए और प्लस आपने 20,000 की डाउन पेमेंट कर दी। अब आया ये 70,000 रुपए, फिर से आपने 10% का ब्याज निकाला 7,000 रुपए, 20,000 की डाउन पेमेंट कर दी, और अब यह 70 में से 7,000 और प्लस 20,000 माइनस करेंगे 43,000। अब ये लास्ट,
अब मुझे बताओ सेकंड वाले में, सेकंड 70,000 अगर मैं ब्याज निकालता हूं 10%, 70,000 निकालता हूं तो 70,000 में थर्ड ईयर का जुड़ा होगा ना, ये 43,000 के अंदर जुड़ा होगा ना, 43,000 जुड़ा होगा नहीं जुड़ा होगा? यस, क्योंकि पहले सेकंड ईयर का ब्याज निकलता है, उसको हटा दे, उसको पे करते हैं तो थर्ड ईयर का रिमेनिंग बैलेंस मिलता है, फिर उसमें ब्याज निकलता है। ऐसा समझो, पहले हम किसका कैलकुलेट करते हैं? पहले सेकंड ईयर का कैलकुलेट करेंगे और सेकंड ईयर का ब्याज कैलकुलेट करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होता है इंटरेस्ट पे करने के, इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद जो बच जाता है, फिर थर्ड ईयर का ब्याज कैलकुलेट होता है। तो सेकंड ईयर का ब्याज कैलकुलेट करते टाइम थर्ड ईयर का जो कैश प्राइस होता है वो सेकंड में जुड़ा होता है। तभी तो क्या होगा, अगर वो जुड़ा हुआ नहीं होगा तो सेकंड की इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद थर्ड थोड़ा निकल कर आएगी। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद थर्ड तब निकल कर आएगी जब सेकंड और थर्ड की इंस्टॉलमेंट दोनों जुड़ी होगी सेकंड वाले केस के अंदर। इसी तरीके से हम यहां पर 1,20,000 तो सिर्फ ये सेकंड इंस्टॉलमेंट है, सिर्फ ये है 3 लाख, सिर्फ ये है 3 लाख। अब इस 3 लाख में, इस 3 लाख के अंदर सर 3 लाख पर नहीं निकाल सकता मैं सीधा, ये 3 लाख पे निकाला है क्या 10%? इंस्टॉलमेंट पे निकाला है क्या 10%? नहीं, इस पे निकाला है 4,52,000। और ये कैसा आया? ये इन दोनों को जोड़ने पर आया है वो प्रिंसिपल, इन दोनों को जोड़ने पर। तो मतलब सेकंड वाला प्रिंसिपल और थर्ड वाला प्रिंसिपल जोड़ने पर आया है। इसका मतलब मुझे सेकंड निकालते टाइम मुझे थर्ड वाला प्रिंसिपल भी जोड़ना होगा 1 लाख, फिर करूंगा, फिर ये 110 के बराबर है तो 10 के बराबर कितना, तो यहां पर निकल आएगा मेरा ब्याज। इस बात का ध्यान दीजिएगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट निकालते टाइम आपका, सेकंड इंस्टॉलमेंट निकालते टाइम थर्ड ईयर का जो प्रिंसिपल प्राइस होता है वो उसके अंदर जुड़ा होता है, तो सेकंड बनती है। सेकंड में से सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करने का तभी तो थर्ड निकलेगी, ठीक है। तो अगर मैं वापसी ऊपर जा रहा हूं तो सेकंड में जा रहा हूं तो थर्ड वाला उसके अंदर इंक्लूड होगा ना। सिमिलरली फर्स्ट वाले में सेकंड और थर्ड भी इंक्लूड होगा, क्योंकि फर्स्ट वाले में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो सेकंड आएगी रिमेनिंग, फिर सेकंड पे करोगे फिर थर्ड आएगी, तो फर्स्ट वाला निकालते टाइम सेकंड और थर्ड भी उसके अंदर जुड़ा होता है, तभी वहां से निकल के आती है। आइए सर, ये आ गया 2,20,000 डिवाइड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 10, यहां पर आपके पास आ गया 20,000। अगर 20,000 ये है तो आपके पास कैश प्राइस कितना आ गया? कैश प्राइस कितना आया? 2 लाख रुपए। अब इस तरीके से समझो कि कैश प्राइस सेकंड ईयर पे 2 लाख था। अब ऐसे समझना, सेकंड ईयर पे रिमेनिंग बैलेंस 2 लाख रुपए था जो मुझे पे करना था बैंक को। इस पे बैंक ने मुझे 10% के ब्याज लगाया 20,000 रुपए, तो कितना बन गया? 2,20,000। 2,20,000 बन गया। 2 लाख तो प्रिंसिपल अमाउंट था, 20,000 हमने इंटरेस्ट दिया। अब मैंने इंस्टॉलमेंट कितनी पे करी सेकंड में? 1,20,000, तो 2,20,000 टोटल बन रहा था, 1,20,000 में पे कर दिया तो 1 लाख बच गया जो मैं थर्ड ईयर में पे करूंगा ब्याज के साथ। इस तरीके से निकाला, समझ में आया? तो मतलब इस 2 लाख में मैं ये कहूंगा कि 1 लाख तो मेरा सेकंड ईयर का है, सिर्फ सेकंड ईयर का, और 1 लाख मेरा थर्ड ईयर का जुड़ा हुआ है इसके अंदर, और ब्याज 20,000 और 30,000 हो गया 30,000, मतलब 20,000 और 10,000 हो गया 30,000, तो 2,30 हो गया, और इन दोनों को जोड़ लो 2,30 हो गया। अब थर्ड ईयर के में आ जाते हैं, फर्स्ट ईयर में आ जाते हैं। फर्स्ट ईयर में क्या करना होगा हमें? अगर हमें इंटरेस्ट निकालना है तो इंटरेस्ट निकालने के लिए मुझे, अब या तो ऐसा कर लो, या तो ऐसा कर लो कि ये 2 लाख ही जोड़ दो, या तो ऐसा कर लो 2 लाख जोड़ दो इस तरीके से, जैसे 1,30,000 रुपए तो ये हो गया, या तो अब ऐसे करो कि भाई 1 लाख थर्ड ईयर का जोड़ूंगा और 2 लाख इसका जोड़ूंगा, 1 लाख इसका जोड़ूंगा, क्योंकि दोनों 1 लाख जुड़ कर, या वैसे करो कि भाई सेकंड ईयर में जो कैश प्राइस आया उसमें थर्ड ईयर का जुड़ा हुआ है, तो सेकंड ईयर का जोड़ दूंगा तो 3 साल का जुड़ जाएगा उसमें, तो यहाँ पर आपको 2 लाख रुपए यहाँ पर ऐड करना होगा। फिर कहूंगा ये 110 के बराबर है क्योंकि इसके अंदर ब्याज जुड़ा हुआ है, देखो ये 30,000 ब्याज जुड़ा हुआ है, तो 10 के बराबर कितना? यह है 3,30,000 डिवाइड बाई 110 मल्टीप्लाई बाय 10, यहाँ आ जाएगा 30,000। इसमें ना स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, थोड़ा मैथमेटिक्स आ जाता है यहाँ पर, और मैथ्स से ज्यादातर स्टूडेंट को प्यार होता ही नहीं, कहते हैं मैथ्स का भी यही होता है, मैथ इसलिए पढ़ाई जाती है आपको कि इस चीजों में आपको मजा आए, यहाँ पर आपको समझ में आ जाए। अब आपको यहाँ पर कैश प्राइस क्या आ जाएगा? 3 लाख आ जाएगा। और अब समझो आप, अब आप इस तरीके से समझो, अब 3 लाख, कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर उठाओ, 3 लाख रुपए है, इंस्टॉलमेंट सामने दे रखी है, देख रहा हूं 3 लाख, ये रिमेनिंग बैलेंस है, ये रिमेनिंग बैलेंस है। अब टोटल कैश बैलेंस बता दूं कितना है? टोटल कैश बैलेंस 3 लाख ये और 50,000 वो, टोटल 3,50,000। अब समझना कैसे करा, देखो 3,50,000 से मैंने कोई कार खरीदी, जिसमें से 50,000 मैं डाउन पेमेंट कर दिया, अब 3 लाख पे मेरा ब्याज लगेगा, 3 लाख पे मैंने 10% का ब्याज लगाया, बना 30,000 रुपए।
ठीक है, तो 3,30,000 पे करना है मुझे। अब 3 लाख तो पे करना है प्रिंसिपल प्लस 30,000 ब्याज लगा पहले साल का। तो पहले साल मैंने कितना पे करा, सिर्फ 31, तो मैंने यहाँ से 1,30,000 हटा दिया, क्या आया 2 लाख रुपए। अब इस 2 लाख में 10% जोड़ा जाएगा, कितना आ जाएगा 2,20 आ जाएगा। 10% जोड़ देता हूँ ब्याज के, 2,20 पे करने हैं। पर सेकंड ईयर में मैंने पे कितना करा है, सेकंड ईयर की इंस्टॉलमेंट 1,20 है, 1,20 मैंने ये करते हैं, बचा कितना 1 लाख। 1 लाख में 10% और जोड़ूंगा, 1,10,000 पे। इस तरीके से होप आपको समझ में आ गया कि मैं क्यों जोड़ रहा हूं, क्योंकि इस वाले में थर्ड ईयर, इस वाले में इंटरेस्ट पे करने के, इस वाले में पहले इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद सेकंड में बचना चाहिए, सेकंड में पे करने के बाद थर्ड बचना चाहिए, इसलिए एड बैक पीछे से आगे की तरफ जा रहे हैं। अगर हम यहां से वहां जाते तो मैं माइनस करता हुआ चलता, पर हम वापसी जा रहे हैं तो वापसी जाने के लिए मुझे ऐड करना होगा पहली वाली इंस्टॉलमेंट्स को। ये हमारा हो गया केस नंबर 2 खत्म। अब आया केस नंबर 3 में। 3 केस कह रहा है कि देखो, जब व्हेन अ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट आर गिवन बट टोटल कैश प्राइस इज नॉट गिवन। अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, इंस्टॉलमेंट गिवन है, पर इस बार टोटल कैश प्राइस गिवन नहीं है। अरे सेकंड केस है यार, अरे रहा, मैं वही कह रहा हूं सेम कैसे हो गया। देखो, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हेन ओनली द इंस्टॉलमेंट आर गिवन, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस इज नॉट गिवन। लो जी, धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम करते जा रहा है। पहले वाले केस में क्या हुआ था, पहले वाले केस में था डाउन पेमेंट थी, कैश प्राइस था, रेट गिवन था, इंस्टॉलमेंट गिवन था। ये हमारा पहला केस था जिसके अंदर ये भी गिवन था, ये गिवन था। तो हमें सिर्फ क्या निकालना था, इंटरेस्ट निकालना था, इंटरेस्ट ये फाइंड करना। अब दूसरे वाले केस में क्या हुआ, डाउन पेमेंट गिवन है, ये गिवन नहीं है, इंटरेस्ट गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन नहीं है, तो फिर हमें दो चीज निकालनी होगी। अब तीसरा वाला केस में क्या कह रहा है कि डाउन पेमेंट तो देंगे, इंटरेस्ट नहीं देंगे, ये भी नहीं देंगे, इंस्टॉलमेंट देंगे और ये भी नहीं देंगे। तो अब तीन चीज, अब सिर्फ दो चीज की हेल्प से मुझे निकालना। थर्ड वाले में क्या इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट भी नहीं दोगे, थर्ड वाला और मुश्किल है। आइए थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। क्वेश्चन तो यार वहां पर है, पेज नंबर 554 लिखा हुआ है। मैं एक क्वेश्चन बना लेता हूं, है ना, मैं एक क्वेश्चन बना लेता हूं, क्योंकि ऐसे समझ नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। चलिए सर, मैं आपको ना क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन के हिसाब से कर पाएंगे हम। बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है, वही निकाला हुआ है मैंने। आपको ना क्वेश्चन के अंदर डाउन पेमेंट दे रखी है 60,000 रुपए, और आपको इंस्टॉलमेंट्स गिवन है पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। पहली इंस्टॉलमेंट है 55, 50, 45, 40। क्या आ गया, 55,000, 50,000, 45,000, 40। ठीक है सर, तो ये आपको चीजें गिवन है। अब आप किस तरीके से करेंगे ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर मैथ की मदद लेनी होगी, एक्सलेट करना पड़ेगा हमें। क्या करना होगा, देखो हेल्प लेनी होगी मैथमेटिक्स की। लेट द कैश प्राइस ऑफ फोर्थ ईयर बी एक्स, और लेट द इंटरेस्ट ऑफ फोर्थ ईयर बी आई। अब आपको लॉजिक समझ में आ रहा है मैं चौथे साल का क्यों ले रहा हूं। चौथे साल का मैं इसलिए ले रहा हूं, मैंने पिछली बार भी आपको बताया कि फोर्थ ईयर में इसलिए लेना बेनिफिट होता है क्योंकि चौथे साल में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इकट्ठा मिल जाता है, जबकि दूसरे साल में सिर्फ दूसरे का है, तो हमें तीसरे का जोड़ना पड़ता है प्रिंसिपल। तो दूसरे का लेने का बेनिफिट नहीं है, क्योंकि दूसरा आप इंस्टॉल, ये तो आपके पास इंस्टॉलमेंट दे रखी है ना दूसरे की। अब दूसरे की इंस्टॉलमेंट जब आपको दे रखी है तो दूसरा आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, 110 इंटू 10 नहीं कर सकते थे, क्योंकि दूसरे पे निकालने के लिए आपको तीसरे का प्रिंसिपल अमाउंट इसमें जोड़ना होता है। बस एक थर्ड लास्ट इंस्टॉलमेंट ही ऐसी होती है जहां पर किसी को नीचे वाले का जोड़ना नहीं होता, क्योंकि इसके नीचे कुछ होता ही नहीं है। तो जो है सो इसमें है ही है कि इसी में इंटरेस्ट है, उसी में प्रिंसिपल है, और किसी का जोड़ना नहीं है, जबकि दूसरे वाले में इसका जोड़ना होता है, तीसरे वाले में इसका जोड़ना होता है।
फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट ऐसी होती है वहां पर किसी का जोड़ना नहीं होता, इसलिए वहां पर हम क्या कहते हैं, लास्ट से लेट करते हैं हमेशा। जब भी लेट करना हो कैसे लेट करेंगे, लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट से। अब जो लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट है 40,000, इसके अंदर इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है और इसके अंदर प्रिंसिपल भी जुड़ा हुआ है, राइट। तो मेरी जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है 40,000, उसमें इंटरेस्ट और दोनों जुड़ा हुआ है। तो फोर्थ ईयर की इंस्टॉलमेंट में ऐसे कह सकता हूं कि जो फोर्थ ईयर की इंस्टॉलमेंट है उसमें मैं ऐसे कह सकता हूं कि देखो कैश प्राइस मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलकर क्या बनेगा, इंस्टॉलमेंट, जो कि मेरे को 40,000 दे रखी है। क्या आपको ये समझ में आया बताओ। 40,000 के अंदर कैश प्राइस प्रिंसिपल जुड़ा हुआ है और इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, दोनों को मिला देंगे तो क्या आ जाएगा, 40,000 रुपए आ जाएगा। तो ये क्लियर हुआ। अब दूसरे वाले में क्या करना है, थर्ड ईयर में क्या आएगा, थर्ड ईयर में क्या होता है, थर्ड ईयर में क्या होगा, कैश प्राइस होगा थर्ड ईयर में और इसमें ब्याज जुड़ा होगा। अब ब्याज सर 2 साल का जुड़ा होगा। सर ये समझाओ ये 2i कैसे आया। अभी मैं लिखता हूं, मैं सब समझाता हूं, सेकंड ईयर का लिख लो पहले, x प्लस 3i, नीचे से ऊपर चलते हुए जाएंगे 50,000 और लास्ट रख लो फर्स्ट ईयर का x प्लस 4i 55,000। अब इसका लॉजिक समझो कि ये हमने ऐसे क्यों लिया हुआ है। अब मैंने ऐसा क्यों करा, 2i 3i 4i क्यों करा, इसका लॉजिक समझ लो दोस्त। इसका लॉजिक से एक एग्जांपल समझाता हूं। लेट सपोज कि मैंने एक कार खरीदी 4,50,000 रुपए की, ठीक है, और उसमें 50,000 का डाउन पेमेंट कर दिया, ठीक है दोस्त। तो मुझे अब कितना पे करना है, 4 लाख रुपए का। इस 4 लाख को मैंने 4 इंस्टॉलमेंट में बांटा, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख। पर ये 4 लाख जो मुझे देने हैं, ये 4 जो मुझे देने हैं सर, वो कैसे देने हैं, मुझे 1-1 लाख देने हैं, पर इस 1-1 लाख में ब्याज भी तो जुड़ेगा, जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा भाई, 4 लाख तो प्रिंसिपल है ना दोस्त, अब इस 4 लाख में इंटरेस्ट भी तो जुड़ेगा। अच्छा पहले साल का कितना ब्याज जुड़ेगा, मैंने कहा रेट दे रखा 10%, तो पहले साल में 40,000 रुपए ब्याज जुड़ जाएगा। तो पहले साल में मुझे कितना देना होगा, 1,40,000 देना होगा। क्लियर हो गया, 1 लाख प्रिंसिपल प्लस 40,000 ब्याज। दूसरे साल में क्या हो जाएगा, दूसरे साल में देखो, दूसरे साल में 4 लाख में से जब मैंने 1 लाख पे कर दिया ब्याज प्रिंसिपल का, तो दूसरे साल में मेरा बैलेंस कितना बचेगा, 3 लाख। तो यहाँ 3 लाख बैलेंस, तो 3 लाख का 10% कितना होगा, 30,000। तो दूसरे साल में ब्याज कितना बनेगा, 30,000। आप समझ पा रहे हो, 4 लाख मुझे पे करना है, पहले साल में 10% का ब्याज 4 लाख पे लगेगा, 10,000 पे होगा, 40,000 होगा। अब 40,000 तो मैं ब्याज का पैसा दूंगा और 1 लाख प्रिंसिपल का दूंगा, तो मेरे पास 1,40,000 गया। 1,40,000 में मैं ये कह सकता हूँ कि 4 लाख में 1 लाख में प्रिंसिपल का दे चुका हूँ और 40,000 अलग से ब्याज दे चुका हूँ। तो अब दूसरे से ईयर में मेरा बैलेंस कितना बचा, आउटस्टैंडिंग 3 लाख। 3 लाख में मैं 30,000 रुपए ब्याज निकालूंगा 10% का और एक चीज जमा कर दूंगा। तो अब थर्ड ईयर में मेरा को कितना बैलेंस बचता है, 2 लाख रुपए। 2 लाख में कितना इंटरेस्ट आएगा, 20,000 रुपए। तो यहाँ पर आएगा 1,20,000 रुपए मैं पे कर दूंगा। 2 लाख में से 1 लाख पे कर चुका हूँ, तो अब कितना बचेगा इधर, 1 लाख बचेगा। 1 लाख में 10,000 का ब्याज निकालूंगा और यह जाएगा 1,10,000। अब मैंने क्या माना, ध्यान सुनिएगा। मैंने कहा जो लास्ट ईयर है ना, फोर्थ ईयर, उस फोर्थ ईयर को कैश प्राइस को एक्स मान लो और इंटरेस्ट को मान लो आई, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस आई। बात क्लियर है, मैंने यही कहा, कैश प्राइस को एक्स मान लो और इंटरेस्ट को आई मान लो, फोर्थ ईयर का बोला, तो ये आ जाएगा 110 जो कि एक्स प्लस आई के बराबर होगा। अब सेकंड ईयर की बात करूंगा, इससे पहले वाली ईयर की बात करूंगा, थर्ड ईयर की। तो थर्ड ईयर में क्या होगा, थर्ड ईयर में होगा कि जो कोई 1 लाख को एक्स माना था, तो ये भी 1 लाख है, तो इधर भी एक्स आएगा। पर ये देखो ये 20,000 हो गया, मतलब इस वाले का डबल हो गया। इस वाले का क्या हो गया, डबल नहीं हो गया, 10,000 था यहाँ से 20 हो गया, तो मतलब इसको कहूंगा डबल करने के लिए 2i करना पड़ेगा। पहले वाला जो मेरा आई है इसका डबल हुआ ऐसा कहूंगा, क्योंकि आई क्या मैंने लेट करा फोर्थ ईयर को, तो आई के हिसाब से चल रहा है। तो आई हमारा फोर्थ ईयर है, तो फोर्थ ईयर से क्या होगा डबल, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 2i थर्ड ईयर का। सेकेंड ईयर की जब बात करूंगा तो ये तो एक्स ही है, क्योंकि देखो 1 लाख तो प्रिंसिपल अमाउंट है, बट ये क्या हो जाएगा, थर्ड ईयर से कंपेयर करना, थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर से। फोर्थ ईयर में आई था 10,000 से क्या हो गया, 3 गुना हो गया, 3i हो गया। इधर देखो 4 गुना हो गया, 4i हो गया। अब समझ में आया कि मैं यहाँ पर i 2i 3i 4i क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कैश जो इंस्टॉलमेंट है वो तो सेम है दोस्त, बट जो ब्याज है वो पहले साल से दूसरे में आने के लिए, पहले साल से ऊपर वाले में जाने के लिए सेकंड 2 गुना हो जाता है, फिर पहले साल से 1-2 ऊपर जाने के लिए 3 गुना हो जाता है, और पहले साल में फर्स्ट ऊपर जाने के लिए 4 गुना हो जाता है। इसलिए का लॉजिक क्लियर हो गया, भूल तो नहीं जाओगे। सिर्फ रटवाने काम नहीं है मेरा, मैं आपको बता भी रहा हूँ रिवीजन में, जबकि रिवीजन में आपको ये चीज होनी चाहिए कि आपको पहले से पता होना चाहिए सारी बातें, डाउन पेमेंट कितनी है, कैसे निकालते हैं, और सॉरी
ये आपके पास कैसे कैलकुलेट करता है, सब रिवीजन में क्या होता है, ये चीज हमें दोबारा ध्यान आनी है, अच्छा ऐसा था, अब आपको याद आ गया होगा और आपने पहले से हायर परचेज पढ़ा है तो। चलो अब आगे का प्रोसेस करते करना क्या है, इस ये 3 इक्वेशन बन गई, तीनों इक्वेशन को सोल्व करके एलिमिनेशन मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। ये मेरी पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन हो गई, ये तीसरी इक्वेशन हो गई और ये चौथी हो गई। मैथ जहां पर आ जाती है, ये इक्वेशन अगर बनाने आ गए ना तो सबसे सिंपल है, सॉल्व द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। पहली और सेकंड इक्वेशन, x प्लस आई इज इक्वल टू 40,000 और x प्लस 2i इज इक्वल टू 45,000। सॉल्व करो, यहाँ माइनस माइनस और माइनस, अरे एलिमिनेशन मेथड नहीं सिखा सकता सर मैं, 9वीं क्लास में सिखाया था एलिमिनेशन मेथड। आपको पता है साइन जब सेम होता है तो हमें साइन करना होता है, कट गया, ये i और 2i में से क्या जाएगा, माइनस का i बचेगा और यहाँ 40 में से 45 जाएगा तो माइनस के 5,000 बचेगा, तो इंटरेस्ट आ गया जी 5,000 रुपए, ऐसे निकला इंटरेस्ट 5,000 रुपए, कुछ भी तो नहीं था ये। अब i की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ i की वैल्यू पुट करो, जैसे i की वैल्यू में पहली इक्वेशन में पुट करूंगा, x प्लस आई इज इक्वल टू 40,000, तो यहाँ प्रिंसिपल आ जाएगा, x इज इक्वल टू आई कितना है 5,000, आई मेरा 5,000 है और ये आपके पास आ जाएगा 45,000, तो यहाँ से s की वैल्यू निकल आई, तो s की वैल्यू मेरी आ गई 35,000, तो मतलब मुझे प्रिंसिपल मिल गया 4th ईयर। लो सर क्या चाहिए और, आपको इंटरेस्ट मिल गया, आपको प्रिंसिपल मिल गया, सारा निकल जाएगा, सब निकल जाएगा सब। इधर देखो सर 4th ईयर का बताओ, 4th ईयर में आपका एक्स और आई, एक्स और आई का मतलब 40,000 में क्या क्या जुड़ा हुआ है, 40,000 में 35,000 प्रिंसिपल और 5,000 ब्याज, ठीक है जी। 3rd ईयर का बताओ, 3rd ईयर का आपके पास है 45,000, 45 में 35,000 तो प्रिंसिपल ही है और 10,000 ब्याज, जो कि डबल हो रहा है इससे। 2nd ईयर में बताओ 50,000 तो आपका टोटल अमाउंट है, जिसमें 35,000 तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है और 15,000 आपका, इससे ट्रिपल हो रहा है, इससे 3 गुना हो रहा है, इससे 2 गुना और लास्ट वाले में 4 गुना होगा पहले साल में। बस वो इक्वेशन समझ में आ गई तो सब आ गया। 55,000, ये 35 तो वही कैश प्राइस रहेगा और ये 20,000 हो जाएगा, ये इससे कितना हो जाएगा 4 गुना, जैसे हमने इक्वेशन बनाई थी, ठीक है सर। और इस तरीके से आपका निकल आया। अब जितने हर इंस्टॉलमेंट का एक्स, आपको हर इंस्टॉलमेंट कैश प्राइस पता चल गया, हर इंस्टॉलमेंट का आपको ब्याज पता चल गया, डाउन पेमेंट आपको दे रखी है, टोटल कैश प्राइस निकाल लो। सर क्या है, ब्याज दे रखा है 35 35 35, सॉरी 35 35 35 35, क्या हो गया 4 बार 35 हो गया, 35,000 इंटू 4, 1,40,000 तो प्रिंसिपल है जो इंस्टॉलमेंट्स के अंदर है, और प्लस डाउन पेमेंट 60,000 रुपए, तो 2 लाख रुपए का टोटल कैश। टोटल कैश प्राइस कितने का है, टोटल कैश प्राइस, टोटल कैश प्राइस कितने का है, 2 लाख रुपए का। मैथ का फायदा यही होता है, इक्वेशन बनने के बाद है क्या, कुछ भी तो नहीं हुआ, दोनों इक्वेशन, कोई भी 2 इक्वेशन ले लो, जरूरी नहीं है पहली दूसरी ले लो, कोई भी 2 इक्वेशन ले लो, आई और एस की वैल्यू फाइंड आउट करो और वैल्यू इन इक्वेशन में पुट कर दो, आपको आवाज आता जाएगा सब कुछ। लो जी लास्ट केस करते हैं इस क्लास का, जहां मैंने इसमें 4 क्लास लगाई थी, वहां मैंने रिवीजन 1 क्लास में कराया, तो ये यही एक बेनिफिट देखा जाता है। ये देखो आया ना सर, वही आया 5,000 डबल ट्रिपल और चौबल, ठीक है सर। लास्ट केस क्या होता है, हमें ना रेफर करना होता है एन्युटी टेबल का, और बहुत रेयर आता है ये लास्ट केस। क्वेश्चन ये कहता है व्हेन द रेफरेंस टू एन्युटी टेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट आर गिवन बट टोटल कैश प्राइस आर नॉट गिवन, तो इसमें इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट गिवन होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आपको एन्युटी टेबल रेफर करनी है और कैश प्राइस आपको गिवन नहीं होगा, तो टोटल कैश प्राइस आपको निकालना है, वो गिवन नहीं है, इंस्टॉलमेंट गिवन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए इस बार आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं गिवन ना, देखो फिर से आ जाओ कहानी। 4th वाले में क्या था, डाउन पेमेंट ठीक है चलो गिवन होगी, इंस्टॉलमेंट गिवन होगा, ये भी गिवन नहीं, ये भी गिवन नहीं, ये भी नहीं, पर कह रहा है इस बार जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक मिनट रुक जाओ, पहले वाले में, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ गिवन था, पहले वाले में रेट ऑफ इंटरेस्ट की तो हेल्प ही नहीं ली मैंने कुछ, मैंने आपको ये दिखाया कैसे हो रहा है, डबल होता जाता है, ठीक है। इस बार कह रहा है रेफर करो एन्युटी टेबल को, एन्युटी टेबल को रेफर करो, तो एक क्वेश्चन की हेल्प से करते हैं। टेबल सर क्वेश्चन वैसे तो बहुत रेयर होता है, जाता है बहुत रेयर होता है, बट फिर भी आपको क्वेश्चन के अंदर अगर आ जाएगा तो एन्युटी टेबल आपको मिलेगी,
आपको याद नहीं करना, टेबल कभी याद नहीं हो सकती सर, वो आपको पेपर के अंदर मिलेगी। तो इंस्टीट्यूट चाहता ही नहीं है ये क्वेश्चन डालने का, क्योंकि उसको देना पड़ेगा, हर बच्चे को एन्युटी टेबल देनी पड़ेगी उसको, उसकी प्रॉपर पेपर की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो समझो अगर इंटर में 15-25,000 30,000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 30,000 एन्युटी टेबल आपको निकाल कर देनी पड़ेगी इंस्टीट्यूट को, उतना पार्ट, या इंस्टीट्यूट क्या करेगा उतना पार्ट का अगर टेबल नहीं निकाल के देगा तो एन्युटी टेबल का रेट नीचे हिंट में दे देगा कि ये रेफर कर सकते हैं एन्युटी टेबल के लिए, रेट ही मिल गया, फिर बनी वही क्वेश्चन क्या, फिर फर्क क्या होगा। ठीक है सर, आइए एक बार देखते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि देखो हायर परचेज आपको प्राइस दे रखा है आपको 1,20,000 रुपए, ठीक है सर, और डाउन पेमेंट आपको दे रखी है सर 30,000 रुपए, और 30,000 की 3 ईयर की इंस्टॉलमेंट है, और आपको इंटरेस्ट दे रखा है एनुअल टेबल के हिसाब से 5% का 2.7232। अब आपने क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर आपने नहीं पढ़ी तो फाउंडेशन में आपने वो पढ़ा होगा, या लीज अकाउंटिंग तो पढ़ा है ना, लीज अकाउंट में आपने पढ़ा होगा कि हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर या फ्यूचर वैल्यू फैक्टर देखते हैं, और फ्यूचर वैल्यू फैक्टर निकालने में तीनों रेट का जो इंटरेस्ट होता है वो जोड़ कर आता है, वही होता है। तो आपको कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल है। अगर आपको टोटल कैश प्राइस निकालना है तो आपको 3 साल का इंस्टॉलमेंट का कैश इंस्टॉलमेंट का रेट दे रखा है कैश प्राइस, ठीक है, एंड साथ में आपको डाउन पेमेंट दे रही है 30,000। तो करना क्या है, डाउन पेमेंट प्लस कैश प्राइस ऑफ 3 ईयर, डाउन पेमेंट 30,000 पे है, 30,000 आपका कैश प्राइस है 1 साल का, तो 3 साल का आपका एन्युटी टेबल के हिसाब से 3 साल का ब्याज जो जोड़ दिया एन्युटी टेबल के साथ 2.732, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, 3 साल का आपके पास निकल जाएगा एन्युटी कैश प्राइस, जिसके अंदर ब्याज जुड़, जैसे इस 30,000 के अंदर बेसिकली मैं आपको लॉजिक देता हूँ, ये 30,000 30,000 30,000 करके कितना हो गया 90। अब जब इंस्टॉलमेंट होते तो इंस्टॉलमेंट में ब्याज होता है ना दोस्त, तो कह रहा है 5% का ब्याज है इसमें। अब ये 5% का ब्याज का जो एन्युटी दे रखा है 3 साल का इकट्ठा ब्याज जो इसके अंदर जुड़ा हुआ है, किसके अंदर, इस 30,000 30,000 30,000 मतलब 90,000 के अंदर जो ब्याज जुड़ा हुआ है वो हटाने के लिए क्या करना होता है, एन्युटी टेबल को रेफर करना होता है। तो 3 साल का ब्याज हटाने के बाद जो बच जाएगा वो ये बचेगा, मतलब वैसे तो देखा जाए 3 साल है, अभी कम क्यों है, कम इसलिए है क्योंकि यहां पर हमने 3 साल के ब्याज को कम करके 2.7232 आया। तो 2.7232 क्या है, जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इंटरेस्ट हट जाएगा, और हटने के बाद जो रिमेनिंग प्रिंसिपल है वो निकल आएगा। तो ये है डाउन पेमेंट आपके पास 30,000 रुपए, कैश प्राइस 30,000 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का हो गया 90,000 रुपए, और जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2.7232, तो 3 साल के कैश प्राइस में जो इंटरेस्ट है वो हटकर 3 साल का कैश प्राइस निकल आएगा। 3 साल के इंस्टॉलमेंट के अंदर क्या होता है, इंटरेस्ट और कैश प्राइस होता है। तो 3 साल की इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट होता है और कैश प्राइस होता है। 3 साल की इंस्टॉलमेंट कितनी होगी 90,000 रुपए। तो जैसे आप इस 30,000 को मल्टीप्लाई करोगे 2.1 साल की इंस्टॉलमेंट को मल्टीप्लाई करोगे इससे एनुअल टेबल रेफर करके जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगी हमेशा हर बार, तो आपके पास आएगा 81,696। इसका मतलब क्या हो गया, 90,000 रुपए टोटल इंस्टॉलमेंट थी, जिसमें से ब्याज हटाने के बाद इतना बच गया, और ये आपके पास कैश प्राइस आएगा, टोटल करो और आपके 1,11,696। तो ये इजी है, ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू प्रीवियस, क्योंकि ये हमें 2.7232 जो भी है 5% के लिए इतना आ रहा है, 10% के लिए कितना आएगा वो क्वेश्चन में गिवन होगा, इजीली आप निकाल सकते हो। पर अगर आपको 3 साल का आपको ब्याज निकालना है तो 3 साल का ब्याज आप निकाल सकते हैं। कितना ब्याज गया भाई, 1,20,000, ब्याज तो वैसे भी निकाल लोगे, 81,696 में से 90,000 माइनस कर दो, 90,000 में से 81,696 माइनस कर दो, आपके पास आएगा 8,304, यही आएगा सर भाई। 3 साल में 30,000 के हिसाब से 90,000 पे करें ना, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 90,000, और आपने 90,000 में एन्युटी टेबल से मल्टीप्लाई करने, एन्युटी रेट से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाता है, एन्युटी रेट से जब किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटरेस्ट हट जाता है और प्रिंसिपल बच जाता है। तो 81,696 8304 8304 और 8304, ये करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं। 30 30 30 90 दिए थे, 81 हो गया, 90 में से 81 गया, ये आपके पास आ गया इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट हमने ओवरऑल पे करा है। तो आपको इंटरेस्ट निकालना था, कैश प्राइस निकालना था, बड़ा इजी है। कैश प्राइस निकालने के लिए क्या करना होगा, डाउन पेमेंट और कैश प्राइस 3 साल का ले, 3 साल का जो कैश प्राइस है उसका पहले साल का लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो एन्युटी टेबल के रेट से। जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 साल का जो कैश प्राइस का जो टोटल अमाउंट 90 बन रहा था उसका इंटरेस्ट हटाने के बाद वो निकल आएगा 81,696, दोनों को जोड़ दो आपका कैश प्राइस आ गया। और आपको अगर इंटरेस्ट चाहिए तो 90 पे करा था, 81,696 आपका कैश प्राइस है। तो कैश प्राइस का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट हटाकर। तो अगर 90,000 इंस्टॉलमेंट है उसमें कैश प्राइस हटा दे तो क्या बचा, इंटरेस्ट, जो क्या है 8303। हायर परचेज प्राइस की नीड नहीं है इसमें। हायर परचेज प्राइस का मतलब होता है डाउन पेमेंट प्लस इंटरेस्ट, डाउन पेमेंट प्लस इंटरेस्ट। डाउन पेमेंट आपने 30,000 करी और इंस्टॉलमेंट कितना पे करा, सॉरी डाउन पेमेंट इंटरेस्ट कह रहा हूं, डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट
इंस्टॉलमेंट आपने 90 दी और डाउन पेमेंट कितनी 30 दी, तो टोटल कितना हो गया 120। अब इस 120 में ब्याज जुड़ा हुआ है ना, वो कितना ब्याज है, तो टोटल कैश प्राइस हटा दो, तो टोटल हायर परचेज प्राइस में देखो ना दोस्त, हायर परचेज प्राइस का मतलब क्या होता है, हायर परचेज प्राइस का मतलब हो गया डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है, डाउन पेमेंट ऐसे लिख दो, इंस्टॉलमेंट का मतलब है कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। ये हो गया हायर परचेज प्राइस, डाउन पेमेंट, कैश प्राइस और इंटरेस्ट। अगर मैं कहूं ये डाउन पेमेंट में तो इंटरेस्ट होता ही नहीं और कैश प्राइस, इन दोनों को हटा दो, इन दोनों को जोड़ने पर बनता है टोटल कैश प्राइस। तो इन दोनों को जोड़ने पर टोटल कैश प्राइस बताया, कैश प्राइस ऑफ 3 ईयर, 3 साल का कैश प्रिंसिपल और प्लस डाउन पेमेंट, टोटल हटा दूंगा। अगर टोटल में से इन दोनों को हटा दूंगा तो क्या बच जाएगा, ब्याज बच जाएगा। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए हायर परचेज प्राइस में टोटल कैश प्राइस भी माइनस कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं इंटरेस्ट निकालने के। तो यहां पर हमने आज की क्लास के अंदर क्या करा, जितने चारों केस थे वो समझ लिए, और चारों केस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर की कैलकुलेशन में आते हैं। पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इनमें से एक केस जरूर पूछेगा आपसे, तो चारों आपको याद है, 3 तो याद करना ही करना है और उसमें कुछ याद करने लायक है भी नहीं, 3 तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में नेक्स्ट क्लास के अंदर, और नेक्स्ट क्लास में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, कैसे कैसे करनी है, एंट्रीज अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो क्वेश्चंस लूंगा, उसकी हेल्प से आपको समझाऊंगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।